जन लोकपाल बिल को लेकर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सीबीआई और सीवीसी को मर्ज कर दिया जाए। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी इन एजेंसियों में क्या खराबी है, क्या समस्या है? देखिए, अगर आज हम देखें तो हमारे देश में अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला उठे तो एक भी एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि सरकार से इंडिपेंडेंट हो और उसके पास उसकी जांच करने की और प्रोसिक्यूशन मुकदमा चलाने की पावर हो। सरकार ने ढेर सारी एजेंसीज क्रिएट कर दी हैं और हर एजेंसी के अंदर जानबूझ के एक ऐसी कोई क्रिटिकल बात छोड़ दी है, कोई क्रिटिकल नुक्ता छोड़ दिया उसमें कि वो एजेंसी बिल्कुल बेकार हो गई है। तो जैसे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार में मोटे मोटे तौर पे 3 एंटी करप्शन एजेंसीज हैं। एक है सीबीआई, एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी और एक है डिपार्टमेंटल विजिलेंस। सीबीआई के बारे में सारा देश जानता है कि सीबीआई सरकार के डायरेक्टली कंट्रोल में आती है, रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में आती है। जिन लोगों के खिलाफ अगर उसे तहकीकात करनी है, अगर उसमें कोई मंत्री या बड़े अफसर उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जिन लोगों के खिलाफ उसे तहकीकात करनी है उन्हीं लोगों से उसे परमिशन लेनी पड़ती है कि आपके खिलाफ हम जांच कर लें। जैसे आपको एक उदाहरण दें तो कोल इंडिया लिमिटेड के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर, नंबर 2 ऑफिसर के खिलाफ सीबीआई को बहुत स्ट्रांग एविडेंस मिला। अब कोल मिनिस्टर से उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। एफआईआर तक दर्ज नहीं कर सकती सीबीआई, किसी ऑफिसर के खिलाफ जांच शुरू नहीं कर सकती उस मिनिस्ट्री से परमिशन लिए बिना। तो जो अफसर नंबर 2 था कोल इंडिया लिमिटेड में, ये तो माना ही जा सकता है कि वो नेचुरली करप्शन जब कर रहा था तो पैसा ऊपर तक पहुंचा रहा था, तो उसके खिलाफ जांच शुरू करने का अगर परमिशन उसको कोल मिनिस्टर से लेना होगा और कोल मिनिस्टर कहेगा तब वो जांच शुरू करेगी, तो ये बेकार की बात है। उसी तरह से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के घर पे छापा पड़ा, उसके घर पे एक अनअकाउंटेड कैश मिला और इसके बावजूद उन्होंने जब मंत्री से परमिशन मांगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की, तो एफआईआर दर्ज करने तक की परमिशन नहीं दी गई। तो सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करने के पहले चोरों से ही पूछना पड़ता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लें। आपके जांच करने के बाद अगर कुछ मिल जाए तो उन्हीं से पूछना पड़ता है आपके खिलाफ मुकदमा चला लें। अगर मुकदमा जब चलाती है सीबीआई तो उसका जो वकील होता है, मान लीजिए सीबीआई के अंदर एक अच्छा ऑफिसर आ गया और वो सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त करके अच्छी जांच भी कर ले, तो लॉ मिनिस्ट्री वकील अपॉइंट करती है सीबीआई का। सीबीआई का अपने मुकदमे के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई मंत्री या सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व हो तो लॉ मिनिस्ट्री ऐसा वकील अपॉइंट करेगी जो कि वहां पे जाके अपना केस बेच के आ जाएगा। और चौथी बात यह कि सीबीआई के अंदर के अधिकारी और सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति सीधे सीधे सरकार के हाथ में होती है और कुछ भी नहीं हो तो उनके जरिए जो है वो सीबीआई की सारी इन्वेस्टिगेशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि पिछले 15, 20, 25, 30 साल में देश में सीबीआई में हर केस पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेसिस पे, राजनीतिक कंसिडरेशंस के बेसिस पे, अगर तो पार्टी जिसके नेता के खिलाफ केस है वो केंद्र सरकार को सपोर्ट करती है तो मामला थाम दिया जाता है और अगर वो केंद्र सरकार के अपोजिशन में आती है तो मामला चला दिया जाता है। ये हम हर केस में देख चुके हैं। बोफर्स का केस देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, मायावती के खिलाफ केस देख लीजिए, मुलायम सिंह के खिलाफ हर केस में ये जो केस का ऊपर और नीचे चढ़ाव और उतराव होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के साथ है या केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सीबीआई जो है वो बिल्कुल ईमानदार जांच कर ही नहीं सकती है। सीबीआई को बेईमानों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय लोगों को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनकी बाह मरोड़ने के लिए, उनको ठीक करने के लिए रखा गया है। दूसरा है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का काम जो है वो उनका पॉलिटिशियंस के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो केवल ऑफिसर्स के ऊपर, उनके खिलाफ विजिलेंस के मामले देखता है। वो केवल ये देखता है कि ऑफिसर्स को नौकरी से निकाला जाए ना निकाला जाए, वो केवल विजिलेंस के मामले देखता है ऑफिसर्स के खिलाफ। सीवीसी में 1,500 डिपार्टमेंट्स के खिलाफ भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए केवल 232 लोगों का टोटल स्टाफ है। इसमें पीएन भी आ गए, ड्राइवर भी आ गए, सारे आ गए और टोटल 42 टोटल ऑफिसर हैं। तो ये 42 ऑफिसर 1,500 डिपार्टमेंट्स के करप्शन के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते। तो सीवीसी जो है वो केवल पोस्ट ऑफिस का काम करता है,
आपके यहाँ पे जैसे ही सीवीसी के पास कोई कंप्लेंट आती है, सीवीसी उसको केवल उस डिपार्टमेंट को ही भेज देता है और डिपार्टमेंट को कहता है कि आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट कर देना। तो अगर 2009-2010 की सीवीसी की रिपोर्ट देखें तो लगभग 1700 से 1800 केस सीबीआई के खिलाफ ऐसे आए जिस पे जांच बनती थी। उसमें से केवल 11 मामलों में सीवीसी ने खुद जांच की है, बाकी सारे के सारे पोस्ट ऑफिस की तरह आगे भेज दिए। तो इतनी बड़ी मशीनरी सीवीसी की है, 232 ऑफिसर्स को इन सबको रखने की क्या जरूरत है? अगर पोस्ट ऑफिस ही कई काम करना है तो सीधे सीधे लोगों को कहा जाए कि वो डिपार्टमेंट में चले जाए, सीवीसी को वाइंड अप कर दिया जाए। तीसरी चीज ये कि सीवीसी मान लीजिए कुछ ईमानदार जांच कर भी ले तो सीवीसी के पास कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। सीवीसी उसी डिपार्टमेंट को एडवाइस करता है कि आप इस केस में ये एक्शन ले लीजिए। तो सीवीसी एडवाइस करता है कि साहब, प्रत्युष सिन्हा साहब जो पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, उनसे हम बात कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि सर पिछले 5 साल में जब आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे तो आपने जितनी बार एडवाइस दी उनको कितनी बार माना गया? तो उन्होंने बताया कि जब जब मैंने कहा कि इस केस में मुकदमा दायर किया जाए, ऑफिसर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए, अमूमन सभी केसेस में यह बात नहीं मानी गई। जब जब मैंने कहा कि इस ऑफिसर के खिलाफ मेजर पेनल्टी लगाई जाए, मतलब कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, तब तब उन्होंने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। तो हमारे देश के चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में जब जब उनको ये लगा कि इस ऑफिसर ने इतना संगीन जुर्म किया है कि इसको या तो जेल भेजो और या इसको नौकरी से निकाल दो, तो उनको वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ऐसे केस में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रुक सकता है? ये तो सारे भ्रष्टाचारियों को एक सिग्नल देने वाली बात है कि खूब जम के भ्रष्टाचार करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद है तीसरा, डिपार्टमेंटल विजिलेंस। डिपार्टमेंटल विजिलेंस का मतलब कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक छोटा सा विजिलेंस विंग होता है। उस विजिलेंस विंग में उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम करते हैं। तो आज एक ऑफिसर मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा है, तो कल वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस बन जाएगा और परसों वो असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार बाग बन जाएगा। तो जब वो असिस्टेंट कमिश्नर विजिलेंस होता है, उसके पास मान लीजिए उसके चीफ कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट आती है, तो आप वहां पे खुदा को भी बिठा दीजिए, वो अपने चीफ कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट पे इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि कल को उसे उसी चीफ कमिश्नर के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसके पास कोई कंप्लेंट आती है अपने चीफ कमिश्नर के खिलाफ, वो दौड़ा दौड़ा जाता है चीफ कमिश्नर के पास और कहता है सर आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब सेटिंग कर दूंगा और आप फ्यूचर में मेरा ख्याल रखिएगा। तो पूरा का पूरा ये जो विजिलेंस विभाग है, ये सारी कंप्लेंट्स को ठिकाने लगाने के लिए और ईमानदार अफसरों को ठिकाने लगाने के लिए बना हुआ है। ये जांच करने के लिए और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए नहीं बना हुआ। कई डिपार्टमेंट, 90% से ज्यादा डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं जिसमें अलग से कोई विजिलेंस ऑफिसर ही नहीं है। जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, मान लीजिए असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा है, उसी को कहा जाता है कि आप विजिलेंस का भी भार संभाल लीजिए। तो अगर वो असिस्टेंट कमिश्नर शाहदरा के खिलाफ आपको शिकायत करनी है तो उसी को शिकायत करनी पड़ती है कि सर आप अपने खिलाफ जांच करके और अपने खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। तो जैसे रेलवेज में आपको एक उदाहरण देते हैं कि रेलवेज में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज में एक नागरवाल करके ऑफिसर था। उसके बॉस ने उसको फर्जी बिल पे साइन करने के लिए कहा, उसने मना कर दिया। उसने देखा कि उसका बॉस जो है वो बहुत गलत काम कर रहा है, तो उसने सारे सबूत इकट्ठे किए और उन सारे सबूतों को इकट्ठा करके उसने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को और सीवीसी को, दोनों को भेजा और दोनों को कहा कि मेरे डिवीजन के अंदर मेरा बॉस ये गलत काम कर रहा है, आप इस पे जांच कीजिए और इस पे कार्रवाई कीजिए। और उसने कहा कि मेरा नाम मत बता दीजिएगा, मेरी जान को खतरा है। वो उसकी कंप्लेंट होते 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 नीचे उसके बॉस के पास पहुंच गई। उसका बॉस विजिलेंस ऑफिसर भी था और रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने और सीवीसी ने, दोनों ने उसके बॉस को कहा कि आप अपने खिलाफ इंक्वायरी करके एक्शन लेके हमें बता दीजिएगा। तो जब उसके बॉस के पास कंप्लेंट आई तो उसके बॉस ने उसको मारने के लिए कुछ लोगों को हायर किया, लेकिन वो बच गया किसी वजह से। ये हमारे देश का विजिलेंस सिस्टम है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, आप देखेंगे कि सीबीआई, उसके पास पावर है, जांच करने की पावर है, एफआईआर दर्ज करने की पावर है, अरेस्ट करने की पावर है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो चोरों के अंडर में आती है जिनके खिलाफ उसे कार्रवाई करनी है। सीवीसी इंडिपेंडेंट है लेकिन उसके पास पावर नहीं है। डिपार्टमेंटल विजिलेंस ना इंडिपेंडेंट है और ना उसके पास पावर है। तो हर एजेंसी के अंदर सरकार ने जानबूझ के ऐसी ऐसी कमियां छोड़ दी हैं कि वो एजेंसी जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। यही हाल हमारा स्टेट विजिलेंस, उसमें है। हर राज्य के अंदर राज्य की स्टेट पुलिस का एक एंटी करप्शन ब्रांच है। वो एंटी करप्शन ब्रांच सीधे सीधे राज्य सरकार के अंडर में आता है। तो आप उस एंटी करप्शन ब्रांच से ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो सीनियर ऑफिसर्स या मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा
या किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करता है तो उसके ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरा, जैसे सीबीआई है केंद्र सरकार में, वैसे एंटी करप्शन ब्रांच है। दूसरा है स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट। हर राज्य सरकार में एक स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वो भी सीधे सरकार के अंडर में आता है। और उसी तरह से डिपार्टमेंटल विजिलेंस है स्टेट गवर्नमेंट में। तो वही हालत स्टेट डिपार्टमेंट सरकार में है और वही हालत केंद्र सरकार में है कि एक भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें आम आदमी जाके अगर शिकायत करे तो उसकी शिकायत के ऊपर ईमानदारी से जांच हो सके और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। अरविंद जी, अगर इन एजेंसियों में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक किया जाए, इसमें सुधार लाया जाए। इन तीनों को, तीन जो एजेंसियां हैं, सीबीसी, सीबीआई और डिपार्टमेंटल विजिलेंस, इनको मर्ज करने की क्या ज़रूरत है? जैसे वो काम करते हैं वैसे करते रहे। देखिए, हमने ये सजेस्ट किया है कि सीबीआई को, सीवीसी को, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को, सीबीआई में एक एंटी करप्शन ब्रांच है और एक ऐसी ब्रांच है जो भ्रष्टाचार से अलग मुकदमों को डील करती है। तो सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को, सीवीसी को और डिपार्टमेंटल विजिलेंस को, इन तीनों को मर्ज करके लोकपाल में डाला जाए और लोकपाल के अंदर एक पूरी तरह से जांच हो। आपका यह प्रश्न है कि इनको अलग अलग क्यों ना काम कर लेने दिया जाए, तो अब ये जानबूझ के ऐसा एंटी करप्शन सिस्टम बना दिया गया है, टुकड़े टुकड़ों वाला सिस्टम। एक मान लीजिए भ्रष्टाचार का मामला है, उस भ्रष्टाचार के मामले में चपरासी ने भी भ्रष्टाचार किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने भी भ्रष्टाचार किया, चीफ कमिश्नर ने भी भ्रष्टाचार किया और मंत्री ने भी भ्रष्टाचार किया। मान लीजिए चारों इन्वॉल्व हैं। तो आज के हमारे सिस्टम के अंदर चपरासी का भ्रष्टाचार डिपार्टमेंटल विजिलेंस देखेगा, असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ कमिश्नर का भ्रष्टाचार सीवीसी देखेगा और नेता का भ्रष्टाचार सीबीआई देखेगी। तो एक ही भ्रष्टाचार के मामले को तीन अलग अलग एजेंसीज तहकीकात करेंगी और जब वो तहकीकात करेंगी तो वो डिपार्टमेंटल विजिलेंस केवल उसमें चपरासी के रोल को देखेगा, सीवीसी उसमें केवल चीफ कमिश्नर, वो उसके दूसरों का रोल नहीं देख सकते, वो इनका रोल। तो ऐसे भ्रष्टाचार के मामले की तहकीकात और जांच नहीं हो सकती। जांच तो पूरी की पूरी होती है, एक ही एजेंसी जांच करे तब उसमें नतीजे निकलते हैं। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखें कि स्ट्रीट लाइटिंग का मामला जो था, स्ट्रीट लाइटिंग के मामले में भ्रष्टाचार हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स में, उसको पहले सीवीसी ने जांच की। सीवीसी ने जब जांच की तो उसमें पॉलिटिशियंस का क्या रोल है ये उसमें नहीं लिखा हुआ उसकी रिपोर्ट में। उसके बाद उसको सीबीआई ने भी जांच की, उसके बाद उसको शुंगलू कमेटी ने भी जांच की, जेल कोई भी नहीं गया। तो एक के बाद इतनी एजेंसी सरकार ने बना दिया हमको और आपको बेवकूफ बनाने के लिए। जब भी हम पूछते हैं क्या हुआ, कहते हैं जांच चल रही है, जांच चल रही है। कभी ये एजेंसी जांच कर रही है, कभी वो एजेंसी जांच कर रही है। और दूसरी बात ये कि तीन एजेंसी एक ही केस में जांच करेंगी, तो एक एजेंसी ने भी अगर कह दिया कि सबूत पुख्ता नहीं है तो दूसरी एजेंसी का भी मामला ठप पड़ जाएगा कोर्ट के अंदर। तो ये जानबूझ के ये मल्टीप्लिसिटी क्रिएट की गई है। अगर जब तक एक मामले की जांच एक ही एजेंसी ना करे तब तक ये मामला वो नहीं हो सकती। इसीलिए जरूरी है कि इन तीनों एजेंसीज को मर्ज किया जाए ताकि एक मामले की जांच, चाहे उसमें नेता शामिल हो, चाहे उसमें अफसर शामिल हो, चाहे उसमें चपरासी शामिल हो, उन तीनों की जांच एक ही एजेंसी करे। आप कहते हैं कि इनमें प्रॉब्लम्स हैं, सीबीआई में प्रॉब्लम है, सीबीसी में प्रॉब्लम है। अभी अगर कुछ हाल के लोगों को देखें, हाल के केसेस देखें, तो उसमें कलमाडी, ए राजा, इन तमाम लोगों को जेल तो हो रही है, सीबीआई काम तो कर रही है, तो कैसे कह सकते हैं इनमें समस्याएं हैं? देखिए, जिन मामलों का आपने जिक्र किया, पहले इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो लोग जेल गए हैं वो सजा के लिए जेल नहीं गए, उनको केवल जांच के लिए इंटेरोगेशन के दौरान जेल ले जाया गया। दूसरी चीज ये कि इतना ज्यादा इन केसेस में मीडिया का प्रेशर बन गया था